आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद 104.9 FM HD3 वेयर योर वॉइस मैटर्स और मैं हूं आपके साथ उस्मान इन द प्रोग्राम एक नया दिन विद उस्मान। और थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी, हम फेसबुक लाइव करने की कोशिश कर रहे थे बट फॉर सम रीज़न इट्स नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, सो वी थॉट लेट्स जस्ट डू इट ऑडियो। और अगर आपने हमें अभी अभी ज्वाइन किया तो एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में एक गेस्ट मौजूद हैं। शी इज़ अ पाकिस्तानी एरोस्पेस इंजीनियर एंड शी इज़ ऑल्सो अ CEO and of Aero Engine Craft, which is the first private aviation company in Pakistan that primarily focuses on environment-friendly aircraft engines. तो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सारा कुरैशी। डॉक्टर सारा, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी, मुझे भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मैं ये बताते चलूँ कि डॉक्टर सारा कुरैशी हैज़ completed her master's in aerospace dynamics and her PhD in aerospace propulsion, also trained pilot and acrobatic pilot. So there's a lot more to cover and unpack in this show. और इस बातचीत का मकसद यही है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट किया जाए और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो नैरेटिव चल रहा है दुनिया के अंदर उस पर बात की जा सके, एंड स्पेशली कि इस पूरे में पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का क्या किरदार है। सो देयर इज़ अ लॉट मोर टू टॉक इन दिस। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एरोस्पेस इंजीनियर जो है ये किस नौयत का काम करता है, कौन होता है? तो अगर इसको आप थोड़ा सा ओवरऑल डिस्क्राइब कर सके अपनी फील्ड को हमारे लिए। जी, बेसिकली एरोस्पेस या एरोनॉटिक्स, कई जगह इसको एरोनॉटिकल इंजीनियर भी कहा जाता है। तो ये दिस इज द स्टडी ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड द स्टडी of the science of air around it, which enables the aircraft to fly. इसमें कुछ major areas of concentration है, which is like structures and frames, जो कि airframe के बारे में है, aircraft design or structure hai. Then there's propulsion, which is about the power plant that drives the aircraft, like the engine. Then you have avionics, which is basically the autopilot, whatever is in the cockpit. And then you have the control dynamics and the aerodynamics, which is, the how the control surfaces of an aircraft interact with the air to create lift and flight. Right. So ये basic areas हैं aerospace or aeronautics के. When you go beyond aeronautics, then you have astronautics, which is basically where you design for flight in vacuum where there's no air. So when you're designing for space, that's astronautics. So ये दोनों में एक ब्रॉड डिफरेंस है। राइट। अच्छा, जो इसमें आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि आप किसी ऐसे इंजन पे काम करें जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ख़ास तौर पे जब एक जहाज़ जो है, एयरक्राफ्ट जो है वो हाई एल्टीट्यूड में उड़ रहा है। तो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ओवरऑल, चाहे वो सरफेस के ऊपर है या हाई एल्टीट्यूड्स पे है, अगर आप उस पर एक तो डिफरेंस बता सकें, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें, बिकॉज आई मीन वैसे तो हम बहुत सुनते हैं कि चाहे कार्बन एमिशंस हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स और ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस एमिशन, सो मच वी हर्ड, बट दिस इज ऑल ऑन द सरफेस. So what's the difference between the two? Okay, basically यही है कि हम जो हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दुनिया में, that's fossil fuel burning, right? So that's what we do to gain energy. Now, when you burn any hydrocarbon fuel, you get two combustion byproducts, which is carbon dioxide and water vapor. और ये होता है कि on the ground, like you have these carbon dioxide emissions, and they contribute to global warming because they contribute to the greenhouse effect by trapping heat. And that's a very well-known phenomena. Right. The water vapor that is released just because, you are under a certain amount of atmospheric pressure, it just recycles into liquid water and falls to the ground. What happens in the air at very high altitudes is that you get the carbon dioxide emissions, and you also get a water vapor emission, because at that altitude the water vapor cannot condense into liquid water, so it just stays as a gas. And as a gas, water vapor is a greenhouse gas, just like carbon dioxide is, and it contributes to global warming. Secondly, it also freezes when it is created by
the hot exhaust emissions of an aircraft, because the aircraft is flying and it's burning fuel and it's releasing these emissions, Mm-hmm. it just freezes into an artificial cloud, which is called contrail, and contrail is a short form of condensation trail. So Right. it's this white line that you see behind aircraft when they're, flying high in the air, Mm-hmm. and they're like on ground. I think I think I've lost There you. थोड़ा सा you're breaking up many again. contributing into pollution, and that is the aviation industry. Mm-hmm. Hello? Yeah. Now it's better. Please keep going. Okay. अच्छा मैं जी अगर ये आपसे तो पूछूं कि इन दोनों में से, चाहे वो सरफेस के ऊपर बात करेंगे या हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, इन दोनों में से डेंजरस कौन सा है या किसका ज़्यादा इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर? दोनों का इफेक्ट है, और दोनों का इफेक्ट हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। जब हम जमीन की बात करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज उसमें बहुत से कंट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, इट्स स्प्रेड ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्री। बट एविएशन का मसला इसलिए बहुत क्रिटिकल है बिकॉज नंबर वन, इट्स नॉट विजिबल, you Mm-hmm. can't see it. And then the global warming contribution of contrails is a minimum of 5 times more than that of carbon dioxide. So carbon dioxide contributes around 2 to 3% to aviation-induced global warming, whereas contrails contribute 15 to 20% to aviation-induced global warming in the atmosphere. So that's a very significant proportion. And then in the air there are no offsets. आप आसमान में दरख्त नहीं लगा सकते जाके कि you Right. want to neutralize the environment, and there's also a limitation to the kind of technologies that you can transpose in the air. I mean, Mm-hmm. you cannot have auxiliary emission processing plants around an industry, Right. right? Whatever technology is there has to be there on the plane, it has to be on the engine, and it has to be airworthy. Mm-hmm. When I say airworthy, it means it has to be lightweight, it has to comply to safety regulations for flying. So it's a very, very complex phenomena, Right. And and to deal with it, right. And there's a heavy amount of technology that is involved. Absolutely. और looking at one of your I think presentations, वहाँ पे आपने बताया था कि फ़ज़ा के अंदर इस वक्त तकरीबन 0.2% जो आर्टिफिशियल क्लाउड है, which is जो कॉन्ट्रेल से बन रहा है या कंडेंसेशन जी ट्रेल. I mean, don't you think बिल्कुल like 2.2% looks like it's a very nominal, it's nothing. या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप सोचें कि आपका 0.2% है, जो कि which is they are predicting that this would rise to 0.5%. That 0.5% of your Earth's atmosphere is covered with artificial clouds and not with natural clouds. Mm-hmm. That's a very significant number. Oh, this is okay. ये कोई छोटी बात नहीं है, and if this is something that if you come up to this level by 2050, you can imagine के आहिस्ता आहिस्ता ये how this is gonna grow, and then it has a lot of effects, Right. with respect to global warming, with respect to blocking sunlight, disturbing the Earth's radiation budget, because natural clouds filter out both ways and they are in equilibrium. But, there's like disturbing the equilibrium of the ecosystem. सही. और ये सारी की सारी जो पोल्यूशन है जिसमें हम अगेन 0.2% की बात करें, दैट इज बिकॉज ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ द एयरप्लेन्स प्राइमरीली. Yes, because that's all that flies. Mm-hmm. Is there anything else that is Yeah, I mean, in the sky? right. रॉकेट हो सकते हैं वैसे. ओके, that makes sense. अच्छा, आई थिंक that leads to the question जहाँ पे आपकी एक जो इन्वेंशन है कि आपने एक ऐसे पार्ट के ऊपर काम किया जो कि इस कॉन्ट्रेल को रिड्यूस कर सकता है, या एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंजन जिसको आप कहती हैं. सो अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर सकें कि व्हाट इज दैट ऑल अबाउट?
Okay, so basically, we have two major inventions with respect to environment-friendly technologies for aviation. पहला तो ये है कि जो आप ये बात कर रहे हैं उसमें ये है कि there's a new engine which is called like a Contrail free aero engine. What it does is that it captures the water vapor content of the emissions within the engine and converts it into liquid water and then stores it on the engine, on the aircraft as well. So you eliminate the source of contrails. You don't let those water vapor out in the atmosphere for them to condense because of the cold atmosphere into an artificial cloud. Um, so it's like a turbo machinery. Which is an add-on to an engine, and that's we've got. It's an invention that has been patented, Mm-hmm. and then another of our invention is basically on supersonic commercial engines because another form of environmental pollution with respect to aviation is noise pollution as well. You Right. know, when they try to Concorde का नाम बहुत लोगों ने सुना हुआ है, that was the only commercial supersonic plane. तो जब हम सुपरसोनिक कमर्शियल फ्लाइंग की बात करते हैं तो बिकॉज द एयरक्राफ्ट क्रॉसेस साउंड बैरियर Mm-hmm. it creates a lot of noise. It's very noisy, and we have noise regulations on airports and on ground. So we've invented another engine that is a low noise engine, so that because now there is a revival of supersonic flying for commercial purposes. Because Mm-hmm. इससे पहले तो सिर्फ military purposes के लिए इस्तेमाल किया जाता है for flying missions and a supersonic dash, but for sustained long haul supersonic flying. Mm-hmm. There are a few companies in the world that are building executive jets and passenger liners. So uske liye there's another invention that would take care of noise pollution. Sahi. So these are the two inventions. As far as the contrail-free invention is concerned, we are developing that technology, and we are working on it. Uska prototype develop ho gaya, and it's under the testing phase. With respect to the other technology, it's been invented and the patent has been granted, but we are intending to sell that patent to one of the manufacturers, engine manufacturers, so that they could develop this further. राइट राइट अच्छा, थोड़ा सा अगर आप इस पे बता सकेंगे कि एक तो आपने बता दिया कि अभी ये टेस्टिंग फेज़ के अंदर है, तो आई मीन जहाँ तक मुझे पता है कि 3-4 बड़ी कंपनीज हैं दुनिया के अंदर जो कि जहाज़ को इंजन बनाती हैं, तो अल्टीमेटली आपको उन्हीं को अप्रोच करना पड़ेगा। तो अभी वो कितना आपको लगता है कि टाइम प्रोसेस है उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए? टाइम तो एविएशन की टाइमलाइंस बहुत लंबी होती हैं, बिकॉज आप जो जहाज आसमान में उड़ते देखते हैं ना, उनमें से बहुत से हैं जो कि maybe they have been designed 20 years ago, or some of them were designed 50 years ago. They're still in service. So सही। इसलिए and there's like there are stages of development, which we call technology readiness level. That's like a standard by NASA that, you develop a concept, you develop the mathematical, theoretical model. There's stage one, stage two, you validate it by simulations. Stage three, that's like very core research. Then you Mm-hmm. build a prototype or a proof of concept, technology demonstrator, you test it on land, you test it in air, then you make a full scale model. So there's 9 stages. So between those 9 stages, we are at stage 6. We have developed the prototype, we are testing it, we are refining it. That's where we are right now. So we hope that this would be done by 2025. Thora sa there has been a setback because of COVID, Right. and सही। but then again, this requires a lot of regulation and compliance because it's a very standardized technology. So it needs a lot of specialized knowledge, and once you develop it, you have to certify your technology, and जो उसकी
basically implementation, and that's also dependent on regulation. Right. Just like आपकी automotive industry में कुछ regulations हैं on OEMs that they need to have like a catalytic converter in the car, they need to have a oxygen monitoring sensor, or they need to have a exhaust Right. gas processing equipment. So there's equipment that does not improve the performance of the car, or it is not like a performance feature. Rather, it's an environmental feature, सही. but it is backed by regulation. So the manufacturer has to comply to it. इसी तरह aviation में अभी a lot of work needs to be done on regulation, because it's as I said, it's very specialized knowledge, and the rest of the world, I mean, the rest of the world can do only what the aviation industry सही. tells them, if it highlights the need for regulations and compliance. राइट राइट. अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये टेक्नोलॉजी आई थिंक ऑन पेपर तो अब बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसको कमर्शियल वाइबल बनाने में वो कितना बड़ा चैलेंज होगा, और लाइक उसको क्योंकि देखें जब तक इसको कमर्शियली नहीं बनाएंगे, जब तक सारे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ इफेक्ट नहीं देख सकते एटमॉस्फेयर के अंदर. तो वो आपको कितना बड़ा चैलेंज जी लगता है बिल्कुल. इसमें? जी एक तो challenges जो आप कहते हैं ना कि initially to start with there are challenges of developing the technology itself. As I said, all technology has to be fail safe, it has to be airworthy, lightweight, और इस तरह नहीं होता कि जैसे आपकी गाड़ी होती है, खराब हो गई, आपने इधर पार्क कर दी. You cannot do that in a plane. Right. Okay? So it has to be. So it has to go through this certification process and be comply to airworthiness. Then there are challenges of the finances involved. Just like for now we are seeking like an immediate funding of $1 million US, and later we want to raise $7 million US to see it through to its completion. And then as I said, it will need to be backed by regulation. जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक मॉडल आपके सामने है कि उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ एक एनवायरमेंटल फीचर है, वो कार का परफॉर्मेंस फीचर नहीं है, लेकिन वो क्यों है वहाँ पे, और वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने उसको क्यों इंटीग्रेट किया है, इसलिए कि they are following some rules and some legislation and regulation when it comes to emissions. Right. कि आप रोड पे इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एमिट कर सकते, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स नहीं एमिट कर सकते. कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स ग्लोबल वार्मिंग, heat pollution, nitrogen oxide creates depression and asthma and whatever. तो ये चीज है. तो अब आसमान में भी we need regulations. लेकिन मतलब it's a big challenge because as I said कि अगर एविएशन इंडस्ट्री इनसे करेगी तो फिर बाकी दुनिया के ऊपर रेगुलेशन बनाएगी ना. एक तो वो विजिबल भी नहीं होता, नजर भी नहीं आ रहा कि ऐसा जो डैमेज है वो क्या है. दूसरा ये कि इतनी स्पेशलाइज नॉलेज है कि इवन इंडस्ट्री भी डिवाइडेड होती है ऑन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज पे, और उसको कंप्लाई और क्योंकि that is where I see the challenge. राइट. और आई थिंक क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो इतनी मोनोपोलाइज्ड है, सिर्फ 2-3 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मे बी वो भी उस चैलेंज के अंदर जरूर कहीं ऐड इन करते होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. वो ये सब कुछ है ना कि आपका एक वो प्रेशर जैसे दुनिया में बाकी उस पे तो आप एक प्रेशर है ना, सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि this is what's happening on the roads. So वो एक there is this pressure that there has to be something needs to be done about it, but आसमान में तो वो नजर नहीं आ रहा, और कुछ लोग उसको डिसमिस भी करते हैं.
because contrails is just specific to the aviation industry. Carbon dioxide is spread over a number of, Right. industries operating on ground. So the knowledge around it is very widespread. So it's difficult to dismiss it. सही सही। अच्छा, मैं आगे चलना चाहूँगा, एंड अगेन वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी पे अपना काम मुकम्मल करें, ताकि वी ऑल हैव अ सेफर वर्ल्ड टू लिव इन। अच्छा, एक और मैं पूछना चाहूँगा, आपका जो जो इंशाल्लाह। जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, आई थिंक आपके पास 70+ आवर्स की जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, और फिर आपने वाइल यू वर डूइंग योर PhD आपने एक्रोबैटिक ट्रेनिंग वहाँ से हासिल की। सो वन इज़ कि आप इसको जी। एक्सपीरियंस बता सकें, और जो सेकंड जो सवाल ये कि आया कि जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो आपको अपनी ये रिसर्च डेवलप करने में और ये सारा जो आप काम करें उसमें किस हद तक मदद करता है, या वो सिर्फ और सिर्फ एक हॉबी के तौर पे आपने उसको किया? नहीं, दोनों तरीके से। एक हॉबी भी है, एक पैशन होता है एविएशन का, फ्लाइंग का, थ्रिल सीकिंग, एडवेंचर, दैट्स वन थिंग, दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट. The other is that yes, it complements the profession, because whatever you are designing, you are making, you can actually experience how it would fly, how it would take to the air. So that's a great learning experience in itself. और यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी सब स्टूडेंट्स को एक दो फ्लाइट्स वो देते थे, सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस के जो वो बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो हाउ डज इट टेक फॉर्म एंड शेप in a practical way. तो ये सारी चीजें हैं। और बेसिक फ्लाइंग तो मैंने पाकिस्तान से की थी. आई गॉट माय प्राइवेट पायलट लाइसेंस हियर after my bachelor's of engineering when I was working here. So on a side, I used to fly as well. And excuse me. Since I was already a pilot, a licensed pilot, so when I went abroad for my PhD, तो उनके पास acrobatic trainers थे World War II के, because Contrail used to be they had a hangar and an airstrip जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी अब बिल्ड की है. तो वहाँ पे वो they had that opportunity. And then I because I knew basic flying, so I told them that I want to spin the aircraft, and my instructor said that that's a bit intimidating. लेकिन फिर उसने मुझे वो सिखाया, फिर उसको स्पिन रिकवरी सिखाई, फिर बाकी जो मैनूवर्स होते हैं, there's hammer head and loop and barrel roll, all these right experience all these G forces and flying up and down. So I got a chance to learn that. Very nice, very nice. I mean, so you still do that? ये पाकिस्तान के अंदर ये फैसिलिटी है, या आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है इसके लिए? नहीं, पाकिस्तान में I can just fly like regular. Okay. जो आपकी फ्लाइंग होती है, not because acrobatics is civil में नहीं है यहाँ पे. Oh, okay. Civil aerospace में there's no opportunity. Right. Makes sense. Okay, moving along, थोड़ा सा मैं आई थिंक आपकी जो टेक्निकल साइड है इससे थोड़ी सी नॉन टेक्निकल साइड की तरफ मैं आना चाहूँगा कि आपकी एक तो आप थोड़ा सा ये बता सकें कि आपका जो पैशन रहा है एरोस्पेस फील्ड के अंदर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर. आई थिंक यू वर इन द इंजीनियरिंग फ्रॉम द गेट गो. तो एक तो आप ये बताएं कि हाउ डिड यू फाइंड योर पैशन, और जो ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स और यंग लोग आपको अगर सुन रहे हैं तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी की लाइन जो है उसको चूज़ कर सकें, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैशन है कि जब तक आप 2-3 दफ़ा अपना मेजर चेंज नहीं करते तब तक आप यू डोंट फिट इन टू दैट सर्कल. सो हाउ डू यू नो लाइक फ्रॉम द गेट गो कि मैंने यही ज़िंदगी में आगे जाके करना है? अच्छा, मैं अब उधर के हिसाब से तो नहीं बता सकूंगी. मैंने जो एक्सपीरियंस मेरा अपना है यहाँ का, वो बेसिकली ये है कि आई थिंक एक तो जो चीज होती है ना, दैट्स आई बिलीव फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन you don't have to be a scatter brain, because if you're a scatter brain then you don't get anywhere. But Right. you have to be focused. But for being focused, you first of all, I think everything starts with self-recognition, that you need to identify yourself. Sahi. And you need to know who you are, what is your passion, what is your aptitude, what is your talent. और बाहर तो मेरा ख्याल है
होता है स्कूल्स में भी, दे हैव कैरियर काउंसलिंग एंड ऑल दैट. यहाँ पे हमारा ज्यादा वो होता है जो फैमिली में चल रहा होता है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या जो भी फैमिली प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट करना है. Right. तो इट्स लाइक, या फिर ये है कि नहीं इसका स्कोप पाकिस्तान में नहीं है. एक ये चीज मैंने बहुत सुनी है Mm-hmm. कि जो भी आप करना चाह रहे हैं नहीं इसका पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है या इट्स नॉट फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग. तो मेरा ख्याल है, मेरा बेसिकली तो ये था कि शुरू से एक इनेबलिंग सी इन्वायरमेंट थी, इनकरेजिंग इन्वायरमेंट थी कि वट एवर आई वॉन्टेड टू डू. माई पेरेंट्स वर ऑलवेज supportive. They would always encourage anything, be it studies, be it any extracurricular activity or something, and they would support to in the best possible way वो जो उसके लिए कर सकते हैं और जो encourage कर सकते हैं सही. वो करते हैं. And then but also this, that the ability to take an initiative, to say that yes, this is what I want to do, this is what I want to learn, and making use of the opportunities around you. आजकल की तो मेरे ख्याल है जनरेशन को हमारे से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमें मतलब यही होता था कि कुछ अगर अपॉर्चुनिटी, कोई किसी भी किस्म की एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है तो उसको एक तो यूटिलाइज किया जाए. एक टाइम की वैल्यू होती है कि इस किसी अपॉर्चुनिटी को, इस टाइम को, जैसे you get 3 months off, you get 2 months off, holidays, semester break. Every holiday was like planned to do some course, Right. not just technical, but maybe even stitching course or whatever, computer course or this or an internship or whatever. So this is how I always tried to maintain my focus. If you talk about students और आजकल की जो जनरेशन है, एक तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक ये चीज और एक टाइम की वर्ड को समझना. एंड देन आई थिंक वी आर ऑल्सो नॉट, we don't like to value our living treasures, because अब हमें लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं और हमें सब नया ट्रेंड पता है, नए जमाने का पता है, सोशल मीडिया का पता है, और जो पुराने लोग हैं उनको कुछ नहीं आता और वो इस जमाने के साथ नहीं चले जाते. आई मीन देयर इज नो वे you can match their experience. Right. I mean, they are living treasures. और आप अगर अपने सीनियर से, आपके घर में बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स हैं, उनके तजर्बे से, उनके प्रोफेशन से आप जितना सीख सकते हैं और जितना फैज ले सकते हैं ना, आप वो चीज, मतलब we have a company, myself and my father. We are two co-founders. And I cannot match his experience no matter what I do. ठीक है, I bring in a lot of energy and the more जो एक होता है कि ज़माने के साथ, and the modern, right, what the modern world is trending towards, but everything is equally important. So this is something that I find missing in the new generation. कि वो seniors के साथ, उनके साथ काम नहीं करना चाहते. उनसे जो फैज मिलता है, जो बरकत मिलती हैं, जो हमारा एक ट्रेडिशनल ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वो वीव लॉस्ट दैट. बिल्कुल बिल्कुल. और आई थिंक तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. सही नहीं, आई थिंक जो ज़्यादातर लोगों को जो चीज़ आपके बारे में फैसिनेट करती है, शायद वो जो आपकी जो टेक्निकल साइड है उसको बहुत ज़्यादा लोग शायद नहीं उस तरह से समझते होंगे, लेकिन जो आपकी जो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है, जहाँ पे आप अपनी एकेडमिक्स को, आपकी क्या कहना चाहिए कि रिलीजियोसिटी को, और आपके जो बाकी जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उनको आप साथ लेके चलती हैं. और मैंने किसी से बात कर रहा था कि इंटरव्यू से पहले, तो उसने कहा कि इन जैसी ख़वातीन को देख के मेरा औरतों पर एक दफ़ा फिर से ईमान ताज़ा हो जाता है. सो आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट कि you don't only have that technical side, but there's a lot more going on in your personality. So anything on that? जी, I think because everything is equally important. हर चीज जरूरी है. हम किसी चीज को डिसमिस नहीं कर सकते. I mean, for me, my family is important, my child is important, right, my work is very important. जो अगर
अल्लाह ताला एक दिमाग देता है और उसको ना इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे जो लगता है ना कि हम जैसे हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे, आपके कुछ सवालों में भी ये बात आई थी, बट आई मेंशन इट हियर दैट एक तो ये है कि जैसे हम वी आर लाइक कंफ्यूज बिटवीन आवर रिलीजन एंड आवर कल्चर। हमारा बहुत सा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर जो है ना वो जो है वो इट्स लाइक वो हमारा इट्स लाइक मोर डोमिनेंट देन आर जो हमारी रिलीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फराइज हैं या जिम्मेदारियां हैं, और उसमें इतनी चीजें आ गई हैं कि वो जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो एक आपकी आइडेंटिटी को किल करता है। मतलब ठीक है, यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ, यू आर एक्सपेक्टेड टू फिट इनटू सर्टेन स्टीरियोटाइप रोल्स, बट देन यू आल्सो हैव योर ओन आइडेंटिटी, राइट, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन। बिकॉज अगर आप एक अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट होगी तो सम ऑफ दीज रोल्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, लाइक ठीक है, यू कैन द चिल्ड्रन ग्रो अप, then your identity as a mother starts to fade away। तो वो सारी चीजों को एक अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना अपने बाकी सारे फराइज से, और फिर ये कि फराइज और ये सब जो हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस मुझे कई दफा कुछ लगती हैं कि राइट, वो हमारा फर्ज नहीं होता, बट उसको इस तरह किया जाता है। तो ये चीजें हैं कि मतलब वी रियली नीड टू हैव सम क्लैरिटी अराउंड दिस। राइट, राइट, बिल्कुल। एंड देन देयर इज जेंडर डिवाइड भी है कि खवातीन जो हैं उनसे जो कुछ ऐसी फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आदमियों से नहीं होती, बट जो फराइज होते हैं वो एज अ ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल, इफ यू हैव टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, इट्स यू नो बिल्कुल, everybody's responsibility, whether इस तरह की बात है। बिल्कुल। और आई थिंक इस तरह की बातें जो आप कर रही हैं ना, ये वही बंदा कर सकता है जो पाकिस्तान से बाहर कुछ साल गुजारे हो, तो वहाँ बाहर निकल के बिल्कुल एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव नज़र आता है रिलीजन के हवाले से, कल्चर के हवाले से। सो मेनी थिंग्स वी लर्न व्हेन वी गेट आउट ऑफ द कंट्री। सो इट्स वेरी वेरी नाइस टू हियर दीज थिंग्स फ्रॉम यू। मैं इसी पॉइंट पे एक जी बिल्कुल, आपको डाइवर्सिटी बहुत मिलती है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हम कई दफा हमने वहां से भी, ठीक है, आप बहुत सी चीजें सीखते हैं, सीखने वाली हैं, लेकिन कुछ हमारी अपनी भी तो अच्छी चीजें हैं, उनको भी तो वी शुडंट बी लूजिंग दोस बिल्कुल, थिंग्स ना, वो तो हमें मेंटेन करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं क्विकली आपसे चाहूँगा कि इस पे आप कमेंट कर सकें, क्योंकि आपने अपने वालिद का ज़िक्र किया। एक तो इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, और इसके अलावा आपकी वालदा जो हैं वो भी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। तो आई थिंक उनका आपकी जी जी। ये जो आपने जो फील्ड अडॉप्ट की, इसमें कितना उनकी सही थी, या कितना वो कहते हैं ना कि मैन इज़ नोन बाय द सराउंडिंग्स, तो इन सारी चीज़ों ने आप पे किस तरह से इफेक्ट किया? अच्छा, हाँ, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनका हमेशा एक बड़ा आई थिंक बड़ा एक बैलेंस कंट्रीब्यूशन है। लाइक वी वर नेवर फोर्स्ड टू डू एनीथिंग कि अगर वो साइंसदान है तो मैंने भी साइंसदान ही बनना है। लाइक हमें इनकरेज किया जाता था छोटे होते से। हमें मेरी मदर भी पढ़ाती थी, वालिद साहब पढ़ाते थे। कोई स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हैं, वो दे वुड हेल्प सही, अस। फिर एक वो इनविजिबल लर्निंग होती है, एक घर की एक एनवायरनमेंट होती है, आपस में जो टेबल कन्वर्सेशंस हैं, ये यू कीप लर्निंग इनविजिबली। एंड अगर हम कुछ इनिशिएटिव लेते थे तो वो उसको encourage करते थे। अगर हम नहीं ले रहे, और एंड दिस वाज नॉट अबाउट जस्ट science or this, but anything that we wanted to, I mean, I wanted to learn flying, I was encouraged to do that. My sister mountaineering करती थी, उसको भी encourage, मतलब हर चीज में जिस हद तक support हो सकती है, encouragement हो सकती है। जैसे once, I mean, I don't know if I should say it or not, but it's मुझे ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज लगती है। लाइक आई सेड, मैंने एक बड़ी पे मैंने कहा कि मैं बकरा ज़िबा करना चाहती हूँ। तो आज तो मतलब मुझे किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा,
my father just asked a few people, जो जरा से who are well versed in religious knowledge, if this is okay, and they said yes, this is fine. Right. So I was working at that time after my undergrad. I was a young girl, so I knew कि मुझे अपना बकरा तो कोई नहीं देगा, so I just went and bought a बकरा on Eid, and my dad taught me. मतलब उन्होंने कोई मुझसे सवाल नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ सारा कुछ सिखाया, एक्सप्लेन किया कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और कर लिया. मतलब उसमें कोई ये नहीं था कि क्यों करियो, क्या करियो, क्यों नहीं करी, बस एक जैसे इट जस्ट हैपेंड. तो वो मुझे एक लगता है कि उन्होंने हमेशा कि जो भी आप करना चाहें वो जहां तक आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, कर रहे हैं, वो करने देते हैं. जहां उनको लगता है कि आपको जरूरत है, उन्होंने सिखा दिया और बस बात खत्म होगी. जबरदस्त. इसी तरह मेरी बहन ने भी किया, उसको भी मतलब जो भी वो करना चाहे करे. तो और साइंस में भी, पढ़ाई में भी, हर चीज में. तो आई थिंक इससे बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज आपका जो बेसिक कॉन्फिडेंस होता है वो तो आपकी पहली उसकी जो सीढ़ी होती है वो तो आपकी फैमिली होती है ना. अगर आपको सारी दुनिया बाद में इनकरेज करे लेकिन आपकी फैमिली आपको या उधर से डिस्करेजमेंट मिले तो वो फाउंडेशन नहीं बनता. सही. ठीक है. I mean, very nice. I think people would like your non-technical side more than your technical side. Yeah, I think after this call. So एक आखिरी 2-3 चीज़ें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो आप बता सकें कि बीइंग अ फीमेल, ये जो आपकी जो फील्ड है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, एक तो बीइंग अ फीमेल इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, और दूसरा बीइंग अ फीमेल ये जो आपके जो कल्चरल और सोशल, आई थिंक आपने इस पर बात की, इसमें भी आपको कुछ चैलेंजेस लगे, कहीं लोगों ने आपको डिस्करेज किया, कुछ कुछ आवाज़ दबाने की कोशिश की, या ये कैसा आपका ये जर्नी रहा इन दोनों फील्ड्स के अंदर? अच्छा, जहां तक तो प्रोफेशनली बात होती है ना, तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनली तो चैलेंजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ आर सो वास्ट के इसकी तो बारी नहीं आती ना कि मैं आई एम अ वुमन और उसकी वजह से कोई मसला है. वो तो पहले इतना मुश्किल काम है कि वो, एंड आई फील कि अगर कोई आदमी भी ये काम कर रहा होता मेरी जगह तो उसको भी यही मुश्किलात होती हैं. और अभी जैसे ये वाली जो टेक्नोलॉजी जिस पे हम काम कर रहे हैं, there's a lot of research going on in the world around it, but as a commercial company nobody else in the world is making it. कोई आदमी भी नहीं बना रहा, let alone कि कोई औरत इसके ऊपर काम कर रही है. मतलब एरोस्पेस में बहुत कम खवातीन हैं इस तरह लीडरशिप रोल्स में और इस तरह. तो basically so I would say then I always encourage that professions have to be gender neutral, because profession के अपने challenges इतने होते हैं. It should not matter कि आप if you are a woman. I think we have lost you. Whatever challenges that brings is. Can you hear me? Yes. Now I can hear you now. Okay. तो मैं यही बात करी थी कि professions have to be gender neutral. Like professions के अपने challenges इतने होते हैं. When you are a professional, you are just a professional. It should not matter if you are a man or a woman. Right. उसके अपने challenges हैं. And I've always tried from the very beginning, because initially जो मुझे जैसे जो मैंने अपना undergrad किया तो I was the only girl in mechanical engineering and there were 60 boys in my class. Wow. और उस वक्त वो लड़कियों को admission नहीं देते थे mechanical engineering में. मतलब वो एक university की policy थी. तो that was one of the challenge, like we really had to insist, and my dad had to get involved, and although like qualified on merit basis, but right. उसको वो करने के लिए. तो लेकिन उसके बाद I worked in the industry, in factories and assembly plants and stuff for my internship, for work. और मुझे यही feel होता था कि अगर आप as a professional deal करें, so then people also treat you professionally, and it does not really matter if you are a woman. Most of the time, it is like that. Once in a while, yes,
there is a problem, but then the support always outweighs that. Right. तो जहाँ तक कल्चरल परसेप्शन की बात है, हाँ उसमें हम जब खवातीन पे जिम्मेदारियां डालते हैं और सब कुछ डालते हैं, तो उसमें अगर आपने अपना आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि आपका दीन क्या कहता है और ये सब चीजें, तो आपको फिर क्लियरली पता होता है ना कि आपके फराइज कहाँ हैं, वेयर दे स्टार्ट वेयर दे एंड, एंड देन यू कैन मैनेज बाकी जो एक जो कल्चरल परसेप्शंस हैं या जो हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है या जो कुछ भी है, तो एज लॉन्ग एज यू नो एग्जैक्टली कि आपकी वे यू स्टैंड और आपकी क्या क्या सोसाइटी में आपकी क्या रोल्स हैं, ये तो फिर एक्सपेक्टेशंस तो फिर नेवर एंडिंग होती हैं, वो तो यू कैन नॉट and you can never match everybody's expectation. It's not possible. Right. And given the circumstances के पाकिस्तान में या इवन दुनिया में बात की जाए, कुछ मूवमेंट चल रही हैं, कुछ तहरीकें चल रही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए एंड ऑल दैट, जो उसके साथ एक नैरेटिव है. सो आई मीन आपको लगता है जो आपकी एक सोच है विच इज़ वेरी ग्राउंडेड, विच इज़ वेरी सॉलिड, कि इसकी आपको कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ पे नज़र आती है, या वहाँ पे बहुत कुछ तजाद है कि अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों में और जो कुछ मांगा जा रहा है, या उसमें आप कैसे देखती हैं उन चीज़ों को? मुझे जो लगता है ना, वो मुझे लगता है एक तो लैक ऑफ क्लैरिटी है. एक तो ये बात लगती है. फिर एक चीज होती है ना, अगर आप एक, जैसे मैं एक आई लुक अप टू माय, हम अपने दीन की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं कि हमारे दीन में हमारी ये चीज डिफाइन इस तरह हुई भी है, एंड वी ट्राई टू गो बाय इट. और अगर सोशली चीजें उससे ऑफ हैं तो ठीक है, दैट्स यू नो व्हाट. तो हमारे जैसे मुझे लगता है कि नैरेटिव जब आता है ना, तो उसमें कुछ थोड़े से हार्ड वर्क की कमी है, क्योंकि उसमें यह है कि आप जैसे बहुत से ये कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं, विमेंस डे, औरत मार्च एंड ऑल दैट, उसमें सम ऑफ द थिंग्स वो ठीक भी होती हैं, लेकिन उसका कोई देयर इज नो सॉलिड बैकिंग टू इट. मतलब अगर आप एक स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक आप दैट शुड बी बैक्ड बाय आइदर स्टेट लॉज, कि आपके ये लॉ है, इसके बेसिस पे दिस इज यू आर डिमांडिंग दिस राइट, ये आपकी रियासत ने हमें ये हकूक दिए हैं और ये हमारा हक बनता है, और देयर इज नो रेफरेंस टू एनी काइंड ऑफ लॉ. सही. तो उसमें क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी कुछ लॉयर्स को और आम लोगों को भी, कि डिग आउट के क्या उसके पीछे लॉज हैं. या फिर अगर आप दीन के हवाले से बात करते हैं, तो दीन में क्या चीज बताई गई है, उसके बारे में जो भी स्कॉलर्स का कोई इज्तिहाद है या कोई दीनी मतलब हदीस जो कुछ भी है, वो वेयर इज दैट रेफरेंस? राइट. देयर इज नो रेफरेंस. You see, so it's a very it's like a suspended kind of a statement in the air. मतलब it's not grounded. जैसे आप एक कोई literary piece होता है, academic piece होता है, it is like backed by a lot of references of academic literature or research or whatever. So that's why it has it. So वो उसकी भी वर्थ बनती है ना. Right. वरना तो फिर उस चीज की वर्थ नहीं बनती. Then people can take it this way, that way, positive connotation, negative connotation. तो अभी तो ये हो रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है कि इस तरह चीजों को, हालांकि बहुत सी बातें ठीक हैं, उस तरह होना चाहिए, बट उसको एक कॉन्टेक्स्ट में तो लेके आए, उसको वेल डिफाइन करें, उसको एक फाउंडेशन के ऊपर सपोर्ट तो देना उस चीज को, कि कोई उसको फिर डिसमिस ना कर सके. राइट. नहीं, आई थिंक जो आपने कहा कि फॉर एग्जांपल जी, मैं आपको अगर एक टेक्निकल जैसे बात से रेफरेंस दूं, like when I talk about global warming in the atmosphere, so if I just say it, even though there's research, I mean it is backed by thousands of peer-reviewed journals, what the
impact of aviation induced global warming is. ये जो 0.2% वाला figure है, this is given by Intergovernment Panel on Climate Change. ये उनकी report है, उनकी study है, research है. So there is solid evidence that is where. अभी भी लोग मुझे dismiss करते हैं. बहुत दफा वो कहते हैं नहीं, this is nothing, and I tell them that I have rigored through a PhD for 5 years on the subject, and this is, there are 10,000 journal papers on this. Yeah, सही मतलब सही how you cannot dismiss so much content. It's not possible. राइट तो नहीं वो मेरा ख्याल है ये वही अभी ये हाल है, तो अगर आप लोग ऐसी हवा में बात करेंगे तो फिर एक कंट्रोवर्सी ही बनती है ना. इट्स लाइक इट्स जस्ट गोइंग टू द एक्सट्रीम्स, राइट एंड और इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. राइट और आई थिंक ये वही लोग डिसमिस कर रहे हैं जो कि आजकल कोविड को डिसमिस कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट जो आपने पहले बात की ना कि उसका ग्राउंड वर्क नहीं है, उसके पीछे जो हार्ड वर्क करना है, जो फाउंडेशन बनानी है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, एंड व्हिच इज कंप्लीटली दैट पीस इज एक्चुअली लिटरली मिसिंग फ्रॉम दैट थिंग. ओके लास्ट बिल्कुल. जैसे लोग उन चीजों पे भी टेक्निकल बात करते हैं जो उनका सब्जेक्ट, मतलब अब कोविड पे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कोविड बिकॉज मेरा फील नहीं है, लेकिन मुझे यही लगता है कि कोविड का भी मसला ये है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, इट्स वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो बात नहीं करते. फिर हर कोई बात करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो सपोर्ट. राइट. अच्छा मैं आखिरी पूछूंगा कि ये जो आप ये सारी आपने बातें की हैं, कोई ऐसा आपके जहन में कोई इनिशिएटिव है, कोई प्लान है कि किस तरह से दूसरे लोगों को, खासतौर पे यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए, उनको थोड़ा बहुत ये चीज़ें बताने के लिए, सिखाने के लिए उनकी कोई हेल्प की जाए? आपकी तरफ से कोई ऐसी कोई सोच, कोई कोशिश फिलहाल? मेरी तरफ से तो अभी तो यही होता है कि मैं थोड़ा वक्त निकालती हूँ इन इंटरव्यूज के लिए, और कुछ जैसे स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं एरोस्पेस के और इसके, वो जब कहते हैं तो आई ट्राई टू स्पेयर सम टाइम एंड जो भी लेक्चर्स उनको देने हैं, एंड आई रिक्वेस्ट कि इसको पब्लिक रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, और बिकॉज दिस इज obviously on the side, but there's some technical interviews as well, but I feel that through social media जो लोग receptive होते हैं तो you can get across, और ये सारी चीजें they would, this is the way I can get across. And then some for like कई दफा अभी तो खैर कोविड की वजह से वो सारा कुछ बंद है, लाइक कुछ होता है स्कूल्स में, लाइक कम्युनिटी स्कूल्स, विलेज स्कूल्स में, वो कहते हैं कि एविएशन के बारे में बता दें या लेक्चर दे दें, तो वो एक मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए जरूरी है कि उनको भी पता लगे कि ये भी एक दुनिया है, ये भी एक सब्जेक्ट है. सही. कुछ उनको एक्सपोजर मिले, इंट्रोडक्शन मिले. बिल्कुल. तो डॉक्टर सारा कुरैशी, आखिर में अगेन मैं आखिर कर ही जा रहा हूँ. इट्स सच अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. सॉरी कि लाइक व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, आज आने वाले जो 5-10 साल हैं, आप उसमें जो आपकी अगेन जो टेक्निकल साइड है, खास तौर पे मैं वापस आऊँगा, वहाँ पे आप अपने आप को कहाँ तक जाता हुआ देखती हैं? जी, अब पर्सनली अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आई थिंक कि वो काफी फ्यूचरिस्टिक है, और इस तरह के हम अब जो नई मतलब अभी ये हुआ है कि आफ्टर कोविड जो इंडस्ट्री है, because industry has faced a setback, and governments are trying to bail the aviation industry out, and the governments are insisting that the aviation industry should revive with environment friendly technologies. So that's a very positive initiative. और इसमें एक फायदा इसका भी हुआ है कि जब फ्लाइंग रिवाइव होगी तो वी वुड it's speculated that regional flying would start first, short haul flying would start first, फिर long haul जरा देर में रिवाइव होगी. सही. तो शॉर्ट हॉल फ्लाइट में ये है कि इट इज न्यू टेक्नोलॉजीज. एक तो ये है कि इंडस्ट्री हैज स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, ठीक है, वो फ्लाइंग न्यू, और वो जो एक होता है, तो दैट हैज गिवन इट टाइम फॉर टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू डेवलप न्यू एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज. वो भी एक पॉजिटिव आउटकम है. और फिर उसके बाद ये कि जब टेस्टिंग की बात आएगी तो टेस्टिंग इज ऑलवेज इजियर इन शॉर्ट हॉल फ्लाइंग कंपेयर टू लॉन्ग हॉल रूट. So you because short haul flights would revive earlier, so there would be
आई थिंक कि वो उसकी टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी उस तरह से ज्यादा आसान होगी उसका. इंशाल्लाह. एंड देन अभी जैसे बहुत इंशाल्लाह गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया हाइड्रोजन कंबशन और हाइड्रोजन फ्यूल्ड एविएशन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फिर उसमें जो नॉन कार्बन एमिशंस हैं कॉन्ट्रेल्स हैं वो तो फिर भी रहेंगे. तो उसके लिए फिर ये वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये this is very promising. And they plan to go to by 2050 they want to go to long haul hydrogen flying. I don't know if I would be alive by then, but I think that our technology would be flying in every plane, inshallah. Then as a broader future, a general future, I see entrepreneurship is a very good outcome जिसकी तरफ अभी दुनिया जा रही है, because entrepreneurship enables you to one innovate as the world is changing very rapidly now, and to have local solutions for local problems. There's a lot of problem solving that is involved, and entrepreneurship is like, because it's the scale is smaller, it adds more flexibility to adapt, to innovate, to change, बजाय के बहुत बड़ी companies होती हैं उनके हिसाब से. And then it's also like a bridge between research, like academic research, core research, and commercialization. कोई एक चीज आप लैब में तो बना लेते हैं, like some cure to some disease, whatever, or some drug, but then taking it to the market, the mass production, तो वो जो सारा route है ना, that's like that's what is that's where entrepreneurship comes to play. And then I also believe that ये जो small scale entrepreneurship and growth है, it creates a lot of social well-being as well. If I look at my own company, even if you as a business you fail, but you are hiring people, you're training them, you are enabling them, right? So जितनी आप उनकी families पे क्या impact होता है, आप उनको उनको जो आप facilities provide करें, so it's like changing lives. And I think जो social well-being भी होती है और एक keeping the morals intact, it's difficult when there's too little or too much. So there's like entrepreneurship is like, you have that in between kind of a moderate spectrum जो population का growth का हो, और उसमें फिर वो चीज भी values भी intact रहती है. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर आप आखिर में ये बता सकें कि जो ये अगर कोई मजीद इसके बारे में जानना चाहे, आप अपनी वेबसाइट बता दें, अपने सोशल मीडिया का जो आपका आई थिंक जो यूट्यूब पेज है उसका अगर आप जिक्र कर सकें तो. जी, आई हैव अ यूट्यूब चैनल. बेसिकली उस पे ये होता है कि कोई भी, जैसे आपने इंटरव्यू लिया या किसी और ने लिया, जो कुछ भी इस तरह का होता है मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ. इट्स लाइक it just keeps adding content to that, because if anybody wants, there are different topics. There are technical ones, there are some on leadership, some on women empowerment, whatever. तो उसका लिंक मैं आपसे शायद मैंने शेयर किया हो, आई डोंट नो, मैं आपसे शेयर कर दूंगी. Then you can put it on your Facebook page. Then there's also a playlist where जो दूसरे platforms पे मेरी appearance है. There's a TED talk, TEDx talk है, और कुछ एक दो और चीजें, videos and whatever, some TV shows, वो भी उसके ऊपर हैं. सही. So if anybody is interested. And what about I'll share my. And what about the website? If you can spell out the website. Yes, this is www.erengincraft.com. Okay, because there is a lot of information on that website. So regarding this, all the technical stuff. Gee, that is more technical side. Pe wo hai, the softer side is more on the YouTube channel. Like a lot of students want to know, more about the subject or whatever. So wo unke liye fir wo behtar rehta hai. Zabardast.
ज़बरदस्त। डॉक्टर सारा कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, हमें वक्त देने का। आई रियली होप कि हमने इसको फेसबुक पे किया होता तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको सुना भी होता, देखा भी होता, लेकिन खैर अंटिल नेक्स्ट टाइम हम इसको ज़रूर कभी दोबारा भी आपको लेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच, वी जी बेस्ट इंशाल्लाह। ऑफ लक इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड वी रियली वांट टू सी दिस टेक्नोलॉजी कमिंग एंड अप एंड रनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। थैंक यू ओके, सो थैंक मच। यू जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, थैंक यू सो मच। तो जनाब, आप सुन रहे थे डॉक्टर सारा कुरैशी, हु इज़ एन एरोस्पेस इंजीनियर एंड आल्सो द सीईओ ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट एविएशन कंपनी इन पाकिस्तान, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंजन्स बनाने के ऊपर काम जो है वो ज़ोरों शोरों से कर रही है। सो अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन ऑन द फेसबुक, वी कुड नॉट एबल टू डू इट ऑन द फेसबुक बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज, बट आई एम ग्लैड कि हमने इसको ऑडियो में रिकॉर्ड किया, and it was a very enlightening conversation. And to be honest, like, I really enjoy listening to the non-technical side of Dr. Sara, because I think वो चीज़ें जिससे हम हम तमाम लोग उसको रिलेट कर पाते हैं। और जहाँ तक उनकी जो दूसरी साइड है, जो कॉन्ट्रेल फ्री इंजन्स हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंजन्स हैं, आई थिंक शी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। जहाँ से उन्होंने अपना मास्टर्स किया, दैन PhDs, एंड और उसके बाद जिस तरह से फंडिंग उनको मिली, आई मीन देयर इज़ अ लॉट स्टोरी जिसको अभी अनपैक किया जा सकता है, but if you go on to their website, you can definitely learn more about that side also. और आई थिंक इस पूरी कॉन्वर्सेशन का मकसद यही था कि पाकिस्तानियों की जो बात की जाए अगर क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की, उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन है, एंड एज अ ग्लोबल सिटीज़न ऑफ दिस वर्ल्ड, एज अ ग्लोबल सिटीज़न ऑफ दिस यूनिवर्स, आई थिंक ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाहे ज़मीन के ऊपर या फ़िज़ा में, एविएशन में, हर जगह इस एटमॉस्फेयर को और इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हमारे हाथों से निकलती चली जा रही हैं। बट वी रियली होप एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सम पॉजिटिव इनिशिएटिव्स इन द अपकमिंग डेज। सो जनाब, प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद जब वापस आएंगे तो देयर्स मच मोर टू टॉक अबाउट, क्योंकि आज गाड़ी गाइज का शो हमारा नहीं है, मोहम्मद अहमद साहब आज छुट्टी पे चले गए, तो हमने सोचा कि पूरे ये जो 2 घंटे का इसको वक्त को इस्तेमाल किया जाए। बट आई विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कीप लिसनिंग टू रेडियो आजाद 104.9 FM HD3, where your voice matters. And if you want to call in, the number to the studios, it's 972 501 9390.